नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार से बना, किस प्रकार का उसका डेवलपमेंट हुआ और उसके पीछे कौन-कौन सी ऐसी मेजर घटनाएँ थी, जिसके कारण हमें हमारा जो संविधान है उसका निर्माण हुआ, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार चर्चा करेंगे। इसी क्रम के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन इससे पहले हम भारत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भारत के ऊपर किन-किन राजवंशों का शासन रहा हुआ है। देखिए हमारा जो भारत देश है, भारत देश के सबसे ऊपर नंद राजवंश का अधिकार रहा। नंद के बाद में मौर्यों ने उसके ऊपर शासन किया। मौर्य के बाद में कुषाण और सातवाहन राजवंश आए। इनके पश्चात गुप्त राजवंश का अधिकार रहा। गुप्त राजवंश के बाद में हर्ष राजवंश ने उसके कुछ पार्ट के ऊपर अधिकार किया। हर्ष के बाद में राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार राजवंश आए। इनके साथ चोल राजवंश भी आया। चोल राजवंश के बाद में दिल्ली सल्तनत आई। दिल्ली सल्तनत के बाद में जो विजयनगर साम्राज्य है उसका प्रभाव अधिक रहा। और सबसे अंत में जो मुगल सल्तनत है, जिसने अखंड भारत, जिसको अपन प्राचीन अखंड भारत है, उन सभी क्षेत्रों के ऊपर शासन किया। मुगल सल्तनत के रहते हुए ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत के अंदर आ गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 31 दिसंबर 1600 को प्रवेश करती है। लेकिन कंपनी को हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी को भारत में व्यापार करने का जो अधिकार था वो जहांगीर के टाइम से मिल गया था। सर जो टॉमस रो थे वो जहांगीर से मिले थे और उनको अधिकार प्राप्त हो गया था। लेकिन किस प्रकार से हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे उन सभी क्षेत्रों के ऊपर अपना अधिकार जमाया और ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण उसने सभी क्षेत्रों के ऊपर अपना अधिकार जमाकर अपना जो शासन था वो लागू किया, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो केंद्र के अंदर मुगल सत्ता कमजोर हो जाती है। मुगल साम्राज्य के अंदर अगर अपन सबसे जो प्रतापी राजा माने या फिर जिसकी सभी क्षेत्रों के ऊपर अच्छी पकड़ थी तो वो औरंगजेब ही था। तो सबसे जो प्रसिद्ध राजा हुआ है वो औरंगजेब हुआ है मुगल साम्राज्य के अंदर अकबर के बाद में, जिसकी बहुत सारे क्षेत्रों के ऊपर पकड़ थी और वो कट्टर राजा भी था। तो 1707 के अंदर जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो केंद्र के अंदर मुगल सत्ता कमजोर होनी प्रारंभ हो जाती है। अब औरंगजेब की मृत्यु का लाभ उठाते हुए मुगलों के अंतर्गत आने वाले बंगाल क्षेत्र के नवाब अलीवर्दी खान ने खुद को स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया। लेकिन अलीवर्दी के कोई भी पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियां ही थी। अतः इसने सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को नवाब घोषित कर दिया। अब सिराजुद्दौला को नवाब घोषित करने से अलीवर्दी की अन्य पुत्रियां नाराज हो गई। अतः सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, उसका पुत्र शौकत कंज तथा दीवान राजवल्लभ भी सिराजुद्दौला के विरुद्ध हो गए। इसके अलावा जगत सेठ कहलाने वाले और सिख व्यापारी अमीचंद तथा अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु जो अंग्रेज थे वो भी सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र के अंदर शामिल हो गए कि किसी प्रकार से इसको सत्ता से हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को सत्ता के अंदर बिठा दिया जाए। इसी क्रम के ऊपर एक ब्लैक होल नाम की घटना भी आती है। देखिए नीचे आप घसीटी बेगम देख रहे हैं और साथ में अंग्रेज अफसर देख रहे हैं। ये दोनों मिलकर तख्ता पलट करने की सोच रहे थे। अब हम पढ़ेंगे ब्लैक होल घटना। देखिए ब्लैक होल घटना होती क्या है, मतलब क्या हुआ था ब्लैक होल घटना के अंदर। यह 20 जून 1756 को घटित हुई थी। इसमें सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटी सी कोठरी के अंदर कैद कर दिया था। एकमात्र एकमात्र जीवित बचे होलवेल को भी इस घटना का रचयिता माना जाता है। अतः इतिहासकारों ने इस घटना को संदिग्ध माना है। देखिए जब अंग्रेज तख्ता पलट के षड्यंत्र के अंदर शामिल हो गए थे तो कुछ तो वह भी कारण था। लेकिन इससे पहले जब सिराजुद्दौला को नवाब घोषित कर दिया था, उसकी जो ताजपोशी हुई थी, तो उसके अंदर अंग्रेजों ने न तो कोई उपहार वगैरह दिए थे न कुछ और दिए थे। तो इस कारण भी इनका जो विवाद था वो चल रहा था और जो सिराजुद्दौला थे वो अंग्रेज से नाराज थे। इसी कारण से ये ब्लैक होल घटना हुई। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं, जबकि एकमात्र इसमें जीवित बचे होलवेल को ही इस घटना का रचयिता माना जाता है। आगे हम देखते हैं प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। पहले हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध का कारण क्या क्या थे। अंग्रेजों द्वारा 1717 में फरुखशियर द्वारा मिले दस्तक, एक प्रकार, देखो जो दस्तक है वो होता क्या था, ये एक प्रकार का पास था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माल को चुंगी से मुक्त करता था। तो अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना स्टार्ट हो गया था, दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो कंपनी के माल के अलावा अपना जो निजी व्यापार था उसको भी टैक्स फ्री करवाने के लिए इस दस्तक का उपयोग करते थे। उत्तराधिकार षड्यंत्र में अंग्रेजों का शामिल होना भी एक तरीके से प्लासी के युद्ध का कारण बना। अंग्रेजों द्वारा नवाब को नजीरें, उपहार आदि भेंट न करना,
ताजपोशी के समय यह परंपरा थी कि जो नवाब के प्रति श्रद्धा प्रकट करती थी। अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरोधियों को शरण देना। अब देखो, जैसे जो अंग्रेज थे वो घसीटी बेगम, शौकतगंज और जो दीवान था राजवल्लभ, उन सभी का सहयोग कर रहे थे। तो यह भी एक कारण था प्लासी के युद्ध होने का। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता व चंद्रनगर पर कब्जा कर कलकत्ता की किलेबंदी करना भी एक प्रमुख कारण था। देखो, जो प्लासी का युद्ध था वो 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के दक्षिण के अंदर स्थित नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और परिणाम के अंदर रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई, अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जीत गई थी। नीचे आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अंग्रेजों और जो सिराजुद्दौला है, इनका ये मध्य जो युद्ध है वो किस प्रकार से हो रहा है। अब इस युद्ध के क्या क्या प्रभाव पड़े, युद्ध के पड़ने वाले जो प्रभाव है वो किस प्रकार से आगे फलीभूत होते हैं, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, बंगाल पर कंपनी का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। जैसे ही युद्ध हुआ तो युद्ध के अंदर रॉबर्ट क्लाइव की विजय हो गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रकार से जीत गई। तो जितना भी जो क्षेत्र था बंगाल का, उन सभी के ऊपर कंपनी का जो वास्तविक नियंत्रण था वो स्थापित हो गया। कंपनी द्वारा नियुक्त नया नवाब मीर जाफर, देखिए जो मीर जाफर था वो सिराजुद्दौला का सेनापति था। तो ये भी एक प्रकार से षड्यंत्र के अंदर शामिल था। तो इस कारण से जब युद्ध हुआ तो सिराजुद्दौला की जो आधी सेना थी उसने भी ये युद्ध के अंदर भाग लेने से इनकार कर दिया था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है। अब जैसे जो मीर जाफर था, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसने अंग्रेजों की मदद की थी। तो अंग्रेजों ने इसको वादा किया था कि ठीक है भाई, देखो हमको तो राज का चलाना आता नहीं, हम तो व्यापारी आदमी हैं, तो एक काम कर, तू हमारी मदद कर और इस मदद के बदले में हम तुम्हें बंगाल के क्षेत्र का नवाब घोषित कर देंगे। तो कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया नया नवाब मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, वो अंग्रेजों की कठपुतली मात्र बनकर रह गया। कंपनी ने बंगाल के वाणिज्य व व्यापार पर अपना एकाधिकार कर लिया था। कंपनी को आर्थिक व क्षेत्रीय लाभ हुए। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की छूट मिल गई तथा कलकत्ता के पास 24 परगने की जमीन भी मिल गई। कंपनी के अधिकारी व कर्मचारियों का निजी व्यापार चुंगी मुक्त हो गया था। अब देखिए, जैसे पहले अपन ने पढ़ा था कि बंगाल के ऊपर कंपनी का वास्तविक नियंत्रण हो गया था, तो ये कंपनी के साथ साथ में अपना जो खुद का जो निजी व्यापार था उसको भी टैक्स फ्री कर देते थे। मतलब जो दस्तक थी उसका दुरुपयोग वैसे ही वैसे ही चल रहा था। कंपनी को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में धन व कंपनी के अधिकारियों को उपहार दिए गए। देखो, जैसे ही ये मीर जाफर ये नवाब बना, मीर जाफर जो सेनापति था, जैसे ही ये नवाब बना, इसने क्या किया, कंपनी को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में धन दिए तथा कंपनी के अधिकारियों को बहुत सारे जो उपहार है वो दिए। इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी कंपनी के स्तर से उठकर सैन्य शक्ति बन गई, अतः शासक भय के कारण आदर करने लगे। बंगाल के नवाब का साहस समाप्त हो गया था। तो जो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसका साहस इतना समाप्त हो गया था कि उसने दोबारा कभी सोचा भी नहीं कि हम कंपनी से दोबारा युद्ध करें। ये देखिए, रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर से मिल रहा है बैटल ऑफ प्लासी के बाद में कि हाँ भाई, देखिए आप जो अपनी आधी सेना है उसको युद्ध में भाग लेने से मना कर दीजिए और इसके बदले में हम जो है वो आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा मांगे गए धन की पूर्ति न करने के कारण मीर जाफर व अंग्रेजों के मध्य मतभेद उत्पन्न होने लग गए। इसके अलावा मीर जाफर ने अपने दरबार से अंग्रेजों के समर्थक मंत्री राय दुर्लभ को भी पद से हटा दिया। अतः कंपनी के अधिकारियों ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम से गुप्त समझौता करके मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। अंग्रेजों को इस समय धन की भी आवश्यकता थी, अतः उन्हें लगा कि नया नवाब बनाने पर कंपनी को फिर से धन मिलेगा। इस तख्तापलट को ही बंगाल की दूसरी क्रांति की संज्ञा दी गई है। देखिए, आप नीचे फोटो के अंदर देख सकते हैं मीर जाफर और मीर कासिम। पहले बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफर था, लेकिन मीर जाफर अंग्रेजों के द्वारा मांगे गए धन की पूर्ति नहीं कर सकता था और अंग्रेजों ने इतने ज्यादा धन की मांग की थी कि जो मीर जाफर था वो उतनी पूर्ति नहीं कर सका। इस कारण अंग्रेजों और मीर जाफर के जो मध्य है वो मतभेद दोबारा से उत्पन्न होने लग गए। अब जो इसका दामाद था मीर कासिम का मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम, उसने अंग्रेजों से गुप्त समझौता कर दिया कि आपकी जो सारी डिमांड है वो मैं पूरी करूंगा, लेकिन उसके बदले में आप मुझे बंगाल का नवाब बना दो।
तो अंग्रेजों को भी लगा कि ठीक है भाई, कि जैसे कि परंपरा रही है कि जैसे भी कोई नया नवाब बनता है तो अंग्रेजों को उपहार वगैरह जो धन वगैरह है वो प्राप्त होते हैं। तो कुछ जो अंग्रेज है वो इस लालच के अंदर भी आ गए कि जैसे ही नवाब बनेगा हमें फिर से उपहार वगैरह की धन की प्राप्ति होगी। तो अतः उन्होंने मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को वापस से नवाब बना दिया। इसी तख्ता पलट को बंगाल की दूसरी क्रांति की संज्ञा दी गई है। अब देखिए, अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य भी मतभेद उत्पन्न होने लगे। यद्यपि बंगाल के नवाब ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, लेकिन कंपनी ने नवाब को शाह आलम को मुगल सम्राट मानने के लिए विवश किया तथा शाह आलम के नाम से सिक्के जारी करवाए। इससे मीर कासिम की स्थिति कमजोर हुई तथा उसकी प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचा। मीर कासिम ने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले निजी व्यापार का विरोध किया, जिससे मतभेद उत्पन्न हो गए। अब मीर कासिम ने बोला, देखिए पहला जो पॉइंट है कि शाह आलम एक मुगल सम्राट था। तो जब अंग्रेजों ने उसको नवाब तो बना दिया मीर कासिम को, लेकिन जो सिक्के हैं वो शाह आलम के नाम से जारी करवाए, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि जो सेंट्रल लेवल के ऊपर जो सत्ता है उसको हमें साथ बनी रही, उसका जो साथ है वो हमारे ऊपर बना रहना चाहिए। अब लेकिन जैसे मान लीजिए कोई एक जो बंदा है वो वहां पे राज कर रहा है, लेकिन जो सिक्के हैं वो दूसरे राजा के नाम से चल रहे हैं। तो इससे उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको आघात पहुंचा कि यार कैसा राजा है बताओ, अपने क्षेत्र के अंदर ये तो कोई राजा ही नहीं है, अपने क्षेत्र के अंदर इसके जो सिक्के हैं वो तो कोई और के नाम से चल रहे हैं। तो उसकी जो स्थिति है वो कमजोर हो गई और उसकी प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचा। इसी के साथ ही मीर कासिम ने बोला कि ठीक है, तुम ये जो अंग्रेजों को बोला कि तुम ये जो व्यापार कर रहे हो कंपनी का ये तो ठीक है, लेकिन आपका ये जो निजी व्यापार है वो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा दस्त के दुरुपयोग करने से भी मीर कासिम अधिकारों व प्रभु सत्ता के लिए चुनौती उत्पन्न हो गई। कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय दस्तकारों, किसानों और व्यापारियों को अपना माल सस्ते दामों में बेचने के लिए बाध्य किया तथा उनसे रिश्वत व उपहार लेने की परंपरा की भी शुरुआत की। मीर कासिम द्वारा कंपनी से बर्दवान, मिदनापुर व चिट्टगांव के चुंगी वाले जिले वापस मांगना मतभेद का कारण बना। अब देखो, जैसा कि हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने कुछ क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर दिया था, जैसे चंद्रनगर और कलकत्ता के ऊपर अधिकार कर लिया था, और उसके आसपास में आने वाले जितने भी जो गांव थे उनके ऊपर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। तो जो मीर कासिम था उसने वापस जो जिले हैं वो मांग लिए कि देखो ये जो चुंगी वाले जिले हैं ये आप मुझे वापस कर दीजिए, ताकि इनसे जो टोल है, जब वो टोल आए तो इससे हमारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो सके। कंपनी की तरफ से बातचीत के लिए भेजे गए सदस्यों हे और अमायत के साथ दुर्व्यवहार करना तथा अंग्रेज बंदियों की हत्या करना। हम तो को जब अंग्रेजों ने इसकी सभी बातों को मानने से इनकार कर दिया, तो फिर उसने भी बोला यार राजा तो मैं हूँ और यहाँ पे जो राजपाट है वो अंग्रेज चला रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये बातचीत करने के लिए हे और अमायत नाम के दो अंग्रेज अफसर थे जो उससे बातचीत करने के लिए गए, लेकिन जो मीर कासिम ने उसके साथ में दुर्व्यवहार किया। इसके साथ ही जो अंग्रेज बंदी थे उनकी भी हत्या करनी स्टार्ट कर दी। इस प्रकार उत्पन्न हुए मतभेदों से कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब कंपनी ने सोचा कि ये जो मीर कासिम है, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये तो हमसे षड्यंत्र कर रहा है। ठीक है, पहले हमारे साथ में था लेकिन अब ये तो हमसे ही एंटी हो रहा है। इससे पहले तो ये पहले वाला जो मीर जाफर था वो ही ठीक था। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, मीर कासिम को तो हटाया और पुनः से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो बने रहिए हमारे साथ, और इसी के साथ में हमारी जो अगली वीडियो है उसका वेट कीजिए। ठीक है, जल्द ही आपसे मिलना होगा अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी प्रकार से जितनी भी जो पॉलिटी की स्टार्ट से लेके एंड तक जितनी भी जो वीडियो है उसको आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं।